गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आपको को झारखंड से जुड़े खोट्टा के जितने भी प्रश्न हैं सोन माटी के, उससे रिलेटिव मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए सोन माटी का आज प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोन माटी कहानी संग्रह लिखा हुआ के हतो। तो वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विनोद कुमार। सोन माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया हो तो प्रोफेसर विनोद कुमार। कौन था सोन माटी कविता का संग्रह लिखा? तो प्रोफेसर विनोद कुमार ने लिखा था। सोन माटी किताबें प्रकाशन कौन लगे? सोन माटी किताब का प्रकाशन कौन था? तो सोन माटी किताब का प्रकाशन ऑप्शन में हो जाएगा सी आंसर, जनजातीय भाषा एकेडमी सोन माटी किताब का प्रकाशक था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सोन माटी प्रकाशन बछड़े आगे सोन माटी प्रकाशन कौन सा साल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 का ए, 1990 1990 में सोन माटी प्रकाशन का साल था। इसी साल सोन माटी प्रकाशित हुआ था 1990 ईस्वी में। तो 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म बच्छर की आगे क्या था? प्रोफेसर विनोद का जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या था उसका? तो प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म तिथि था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 1961 ईस्वी। 18 नवंबर 1961 ईस्वी को प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़ा हो? तो डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ाता था? तो डॉक्टर विनोद कुमार कौन सा कॉलेज में पढ़ाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, रांची कॉलेज रांची में पढ़ाता था। रांची कॉलेज रांची में पढ़ाता था प्रोफेसर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म हुआ था 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारूडी। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म हुआ था दारूडी में। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। उबाल कहानी का लिखवैया के लागत? उबाल कहानी का जो कहानी है, उबाल कहानी उसका कौन लिखा था? तो आपको पता ही होगा इस कहानी में, तो ये कहानी कौन लिख रहा है अभी? तो इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 1 ए, डॉक्टर विनोद कुमार। उबाल कहानी का लिखवैया कौन था? डॉक्टर विनोद कुमार। उबाल कहानी कौन किताबें छपल है? उबाल कहानी कौन सा किताब का छपा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन माटी। उबाल कहानी कौन सा किताब का छपा हुआ है? सोन माटी में इसका कहानी है। यह कहानी सोन माटी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, उबाल कहानी मुख्य पात्र है कौन है? उबाल कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उबाल कहानी का मुख्य पात्र है झबरू। ऑप्शन नंबर बी, झबरू। उबाल कहानी का मुख्य पात्र झबरू है। उबाल कहानी झबरू की लागे? उबाल कहानी में जो झबरू है वो कौन रहता है? कौन है वो? तो ये झबरू कौन था? किसान था। किसान, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा किसान। उबाल कहानी का झबरू किसान था एक।
11 नंबर क्वेश्चन, झबरू बेटा का नाम की लगे। झबरू का बेटा का नाम क्या था? झबरू का बेटा का नाम क्या था? तो झबरू का बेटा का नाम था बिहारी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। झबरू का नाम, बेटा का नाम बिहारी था। झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजो। झबरू अपना बेटा को बिहारी को क्या बनाना चाहता था? तो झबरू अपना बेटा बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी, पुलिस इंस्पेक्टर। जिंदगी की डोहनी कौन किताबे कहानी लगे? जिंदगी की डोहनी कौन किताबे कहानी लगे? तो जिंदगी की डोहनी कौन सा किताब का है बताइए, कमेंट कीजिए। जिंदगी की डोहनी तेरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोंध माटी। जिंदगी डोहनी कौन किताब का कहानी है? सोंध माटी का ही कहानी है जिंदगी डोहनी। जिंदगी की डोहनी कहानी के मुख्य पात्र कौन लगे? जिंदगी की डोहनी कहानी का मुख्य पात्र है प्रोफेसर विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार जिंदगी डोहनी कहानी का मुख्य पात्र है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? जंगली मोए मोरे पहले जंगली के कोतो रुपया देगे हरे। जंगली का काम है मरने से पहले जंगली को कितना रुपया देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपया। वो उसको 100 रुपया देकर जाती है कुछ बिजनेस करने के लिए, कुछ काम वाम कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 है, धुआं धंधा कौन किताब पे कहानी लगे? धुआं धंधा कौन कहानी का किताब का था कहानी? तो ये भी सोन माटी कहानी का ही है। धुआं धंधा सोन माटी की ना कहानी का किताब है। सोन माटी किताब का कहानी है धुआं धंधा। धुआं धंधा मुख्य पात्र कौन लगे? धुआं धंधा कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो धुआं धंधा कहानी का मुख्य पात्र था 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर नारायण। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर नारायण मुख्य पात्र था। अठारह नंबर क्वेश्चन, धुआं धंधा कहानी भिखारी के कौन रोग रहे? भिखारी को कौन रोग था? तो भिखारी को कोढ़ रोग था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोढ़। माइक रोग कहानी कौन किताब छपल है? माइक रोग कहानी कौन किताबें छपल है? माइक रोग, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सोंध माटी। सोंध माटी किताब का ये छपा हुआ है माइक रोग, सोंध माटी। माइक रोग कहानी मुख्य पात्र कौन लगे? माइक रोग कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो मुख्य पात्र था इस कहानी का ऑप्शन नंबर ए, सुरजा। सुरजा ये कहानी का मुख्य पात्र था। सुरजा का बाप कहाँ काम कर रहे हो? सुरजा का बाप कहाँ काम करता था? तो सुरजा का बाप गिरजा बाबू यहाँ काम करता था। गिरजा बाबू यहाँ, गिरजा बाबू यहाँ सूरज का बाप काम करता था। सुरजा गिरजा बाबू यहाँ की लेनी काम करे खोजो। खोजो सुरजा गिरजा बाबू यहाँ की लेनी काम करे खोजो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का सी, मजूम कम मिलक चलते। यानी कि मजदूरी इसको कम मिलता था, इसलिए काम करने का उसका इच्छा नहीं करता था। वहाँ मजदूरी इसको बहुत कम मिलता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सूरजा के ओकर माए दोसर शहर काम करे कि नाई भेजे खोजो। सूरजा का माए उसको
दूसरा शहर काम करने के लिए क्यों नहीं भेजती थी अपने बेटे को? क्योंकि सूरजा के अपन से दूर नाय भेजे खोजो। उसका माँ अपना सूरज को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरजा के अपन से दूर नाय भेजे खोजो। अजवाइल भौजिक बेगाइल चेंगा करक लिखल कहानी लगे। अजवाइल भौजिक बेगाइल चेंगा किसका लिखा हुआ कहानी है? तो किसका लिखा हुआ कहानी है ये? प्रोफेसर विनोद कुमार का लिखा हुआ कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर विनोद कुमार। भौजी के कई गो बाल बच्चा रहतीन? भौजी का के गो बाल बच्चा था? तो 10 गो बाल बच्चा था। ऑप्शन नंबर डी 10। भौजी का के गो बाल बच्चा था? 10 गो बाल बच्चा था। दादा दादा कहाँ नौकरी कर रहे हो? तो दादा कहाँ नौकरी करता था? कचहरी में। कचहरी में दादा नौकरी करता था, कचहरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कचहरी में। दादा कहाँ नौकरी करता था? कचहरी में। दादा कहाँ नौकरी करता था? कचहरी में। क्वेश्चन नंबर 27, दादा की नौकरी करे हो? तो दादा क्या नौकरी करता था? तो दादा नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर सी, पेशकर। पेशकार का काम करता था। दादा पेशकार का काम करता था, वो पेशकार था दादा। क्वेश्चन नंबर 28, कहानी के अनुसार कौन छोरा के स्कूले नाम लिखाए एल गेलक? कहानी के अनुसार इस कहानी में, सोनमाटी कहानी में, एगो लड़का को कौन स्कूल में नाम लिखाने के लिए ले जाता है? तो उसका नाम था 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टुकना के। टुकना को नाम लिखाने ले जाता है स्कूल में, टुकना। तो चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? दू पैगा चंद्रा कहानी मुख्य पात्र के हको? दू पैगा चंद्रा जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? तो उसका मुख्य पात्र है ऑप्शन नंबर बी, किसान एक बाप। दू पैगा चंद्रा का मुख्य पात्र है, दू पैगा चंद्रा का मुख्य पात्र है किसान एक बाप। ऑप्शन नंबर बी, किसान एक बाप। तो चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? दू पैगा चंद्रा कहानी किसना बाप की काम धंधा कर है? दू पैगा चंद्रा में कहानी में किसान का बाप कौन सा काम धंधा करता है? तो कौन सा काम धंधा करता है किसान का बाप? तो इसका हो जाएगा 30 का डी, सूप दौरी बनवेक। सूप दौरी बनाता था। दू पैगा चंद्रा में किसान का बाप क्या करता था काम? सूप दौरी बनाता था। तो 31 क्वेश्चन क्या है? कृष्णा बाप के सूप और उदरी बनावे ले के कह गए हथिन? कृष्णा के बाप को सूप और उदरी बनाने के लिए कौन कहता है? तो कौन कहता है? उसका मालिक कहता है। मालिक कौन था? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू उसको कृष्णा के बाप को उदरी और सूप बनाने के लिए कहता है। कन्हैया बाबू सूप दौरी के कौते दाम दे थे? कन्हैया बाबू जो था सूप दौरी बनाने का कितना रुपया देता था किसान का बाप को? तो किसान का बाप को सूप बनाने का देता था मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी, 6 रुपये। 6 रुपये देता था उसको। ऑप्शन नंबर 6, कन्हैया बाबू को सूप दौरी बनाने का कितना देता था? 6 रुपया।
कृष्णाक माय दू पैगा जोंधरा कौन दिन खातिर जोगाए रखल रहती? कौन दिन के लिए जोगाए रखती थी वो? कृष्णाक माय दू पैगा जोंधरा वो अपना घर में जोगा के रखी थी सब समय के लिए। वो किस समय के लिए रखती थी? वर्षा दिन खातिर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वर्षा पानी उनी का दिन आता था, बारिश का दिन आता था, उसमें वह उसके लिए दू पैगा जोंधरा वो बचा के रखती थी अपना। डॉक्टर बाबू कृष्णा के बेस करे अवजी काय रुपया ले रहे हथिन? डॉक्टर बाबू किशन को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, जब उसका तबीयत खराब हो जाता है तो कितना रुपया लेता है? ऐसे तो उसका रेट था 5 रुपया, 5 रुपया, लेकिन वो लेता है उससे 2 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रुपया। 2 रुपया में वो ठीक कर देता है किशन को, जिसके लिए वो डॉक्टर का बहुत आभार व्यक्त करता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ दीदा। अब आ जाइए ओ दीदा कहानी में। ओ दीदा कहानी मुख्य पात्र के को? ओ दीदा कहानी का मुख्य पात्र है चानो वाली, जो उसके घर पे काम करती थी। चानो वाली कौन थी? ओ दीदा कहानी में उसके घर पे काम करने वाली एक नौकरानी दाई थी, जो बहुत बचपन से उसके घर में काम कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चानो वाली। चानो वाली। चानो वाली केकर घर काम काज कर रही थी? चानो वाली किसके घर पे काम करती थी? तो सूकर महतो के यहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सूकर महतो। सूकर महतो के यहाँ वह काम करती थी। कौन? चानो वाली। तो याद रखिएगा ये। कवि रेताय नशापान से की हानि है? कवि क्या बोलता है? नशापान करने से क्या हानि होता है, कवि ये बताना चाहता है। तो कवि क्या बोलना चाहता है? नशा पानी करने से क्या होता है? तो नशा पानी करने से घर उजड़े जाए। एक ए नंबर ऑप्शन भी सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? इज्जत मान घटे जाए, ये भी सही है। सी नंबर क्या है? ज्ञान हेराए जाए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबटाई सही। माना कि सब सही होगा, इसमें सब सही है, सबटाई सही। इसका आंसर हो जाएगा सबटाई सही, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। चानो वाली केकरा छौहा घड़ी आपन दूध पियावे रहेगी? चानो वाली किसके घर में किसके बच्चे सबको अपना दूध पिलाती थी? तो क्या नाम था वो घर वाले मालिक का? तो मालिक का नाम था 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल दूध पिलाए रहेगी। निर्मल घर में वो अपना दूध पिलाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। मलकी बहू एक कहानी है, सोनमाटी का ही कहानी है मलकी बहू। तो मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र क्या है? मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र, तो मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र है बिसुन। बिसुन इसका मुख्य पात्र है। बिसुन इसका मुख्य पात्र है। मलकी पुरुष विष्णुक नौकरी नहीं मिलल तखन की करे उत्सुकता करे लागल। मलकी पुरुष को जब विष्णु को नौकरी नहीं मिलता है तब वो क्या उत्सुकता जागरूक करने लगता है अपने मन में। तो क्या करता है वो? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस। तो वो बिजनेस करने की सोचता है, वो बिजनेस करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन क्या है? बिसुन दोसर बिहा कहाँ कर? बिसुन जो था मलकी बहू कहानी का एक पात्र, वो दूसरा शादी कहाँ करता है? तो दूसरा शादी वो कहाँ करता है? रोहतास में। रोहतास में वो बिसुन दूसरा शादी कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिसुन किले
मर्की के मैं पीट कर रहा। विशुन क्यों मर्की को मारता पीटता रहता था सब समय? हर समय विशुन अपनी पत्नी मर्की को मारता रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। विशुन के ससुर फटफटिया नहीं दे रहे। विशुन का जो पति था शादी से, विशुन का जो ससुर था शादी से पहले उसको बोला फटफटिया देंगे, तो फटफटिया नहीं देता है, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को मांगने पीटने लगता है शादी के बाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 42 का। भीतर बाहर कहानी मुख्य पात्र के आगे। भीतर बाहर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? भीतर बाहर कहानी का मुख्य पात्र है 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरजुआ। शेरजुआ ही कहानी का मुख्य पात्र है भीतर बाहर कहानी का। भीतर बाहर कहानी है जो एक सोनमाटी का ही कहानी है ये एक। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है? शेरजुआ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? शेरजुआ कौन टीम के कैप्टन है? शेरजुआ कौन था? एक खिलाड़ी था ये। तो वो क्या खेलता था? कौन सा टीम में खेलता था? कैप्टन था। कौन सा खेल का कैप्टन था वो? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। फुटबॉल का खिलाड़ी था ये। शेरजुआ कौन टीम का कैप्टन था? फुटबॉल टीम का कैप्टन था, ऑप्शन नंबर सी। शेरजुआ कहाँ डूब गए हैं? शेरजुआ कहाँ डूब जाता है? शेरजुआ कहाँ पे डूब जाता है? नदी में, कुआं में, पोखर में या डाली में? शेरजुआ कहाँ डूब जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुइयाँ में। शेरजुआ कुइयाँ में डूब जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कुइयाँ। भीतर बाहर कहानी की संदेश दे गए है। भीतर बाहर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? सोनमाटी का जो एक कहानी है ये भीतर बाहर, इसमें क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें संदेश दिया गया है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए के रहे चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द जो है हमेशा समाज में बनाए रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन पे क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, हुप कहानी मुख्य पात्र की लगे। हुप कहानी, यह भी कहानी एक सोनमाटी का ही कहानी है। प्रत्येक कहानी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यह कौन सा कहानी का कहानी है। यह हुप कहानी भी है, सोनमाटी की कहानी है। सोनमाटी का ही कहानी है हुप कहानी। तो इसमें मुख्य पात्र कौन है? हुप कहानी का मुख्य पात्र सोनमाटी कहानी का जो कहानी है एक हुप, इसका मुख्य पात्र है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। दामोदर इस कहानी का मुख्य पात्र है, ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। दामोदर इस कहानी का मुख्य पात्र है। गुनेश्वर बाबू के किले, गुनेश्वर बाबू दामोदर के किले डाकर हलो। गुनेश्वर बाबू दामोदर को किस लिए बुलाता है? गुनेश्वर बाबू दामोदर को बुलाता है क्योंकि वह हल जोतना के लिए उसको बुलाता है, हल जोतवाने के लिए, हल जोतवाए खातिर बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुनेश्वर बाबू दामोदर को हल जोतने के लिए बुलाता है। तो चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, 49 पे। 49 क्वेश्चन पे क्या है? दामोदर पढ़े लिख के की बन है? दामोदर पढ़ लिख कर क्या बनता है? दामोदर जो था एक बहुत ही गरीब किसान था, वो पढ़ लिख कर क्या बनता है? वो पढ़ लिख कर दरोगा बन जाता है, दरोगा। ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, दरोगा। दरोगा बन जाता है वो। तो चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, 50 नंबर। गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गए? गुनेश्वर बाबू जो था वो तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ जाता है? गुनेश्वर बाबू तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, ऑप्शन नंबर डी, गंगा सागर जाता है। गंगा सागर,
गंगा सागर जाता है ये। गुनेश्वर बाबू तीर्थ यात्रा करे खातिर कहाँ जाता है? गंगा सागर। गंगा सागर जाता है। 50 नंबर का ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दुखेक बेगाए गुनेश्वर बाबू के कौन साथ देगा? दुख के समय गुनेश्वर बाबू को कौन साथ देता है? दुख के समय गुनेश्वर बाबू को साथ देता है कौन? दामोदर। दामोदर साथ देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ए, दामोदर। तो चलिए चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? तीर्थ वे घुरेक बेराय के बेजार भेल रहे। तीर्थ यात्रा घूमने के लिए कौन इधर उधर दिन भर सारा दिन बोलता रहता था कि तीर्थ यात्रा जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुनेश्वर बाबू माए। गुनेश्वर बाबू माए जो थी वही तीर्थ यात्रा करने के लिए पूरा जिद कर रही थी अपने बेटे को। वो अपने माँ के लिए तीर्थ यात्रा पे जाता है माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी, गुनेश्वर बाबू माए खातिर। गुनेश्वर बाबू माए खातिर 52 का ऑप्शन नंबर बी। 53 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। हुप कहानी कौन संदेश नुकायल है? हुप कहानी जो है ये सोन माटी का जो कि कहानी है, हुप कहानी, इसमें कौन सा संदेश छिपा हुआ है? क्या संदेश देना चाहता है ये आप लोगों को? तो कमेंट कीजिएगा ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हुप कहानी का कौन सा संदेश देना चाहता है? तो हुप कहानी में ये संदेश देना चाहता है कि जाति पाति भेदभावटा बेजाय लगे। जाति पाति भेदभाव जो खत्म हो रहा है आजकल, वो बचा कर रखना चाहिए। जाति पाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही देता है कि इस कहानी में जाति पाति पे बहुत भेदभाव किया गया है। ये कहानी में हुप में छोटा जाति को छोटा कहा गया है, ऊंचा जाति को ऊंचा माना गया है ये कहानी में। इसके कवि कहता है कि जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? आज़ादी रईस्का कविता कौन किताब से लिया गया है? आज़ादी रईस्का जो कविता है वो कौन से किताब से लिया गया है? तो कौन से किताब से लिया गया है? वो सोन माटी का ही किताब का ही है। आज़ादी रईस्का सोन माटी किताब का ही कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सोन माटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आज़ादी रईस्का कविता कौन रकम में कविता लगी? आज़ादी रईस्का कविता कैसा कविता था वो? तो कैसा कविता था ये? देशभक्ति प्रधान कविता था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, देशभक्ति प्रधान कविता था। तो चलिए चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन पे क्या है? जुआन कविताएं कवि की कहे खोज है। जुआन कविता जो था उसमें कवि क्या खोज रहा है? जब जुआन कविता जो है कवि उसमें क्या खोज रहा है कविता में? तो क्या खोज रहा है ये? 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सॉफ्टाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सॉफ्टाई। क्योंकि ऑप्शन नंबर एक क्या है? देशे जवान सबके जगावे, ये भी सही है। देश का वो जवान को जगाना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी, देश सेवा खातिर तैयार रहे, ये भी सही है। बी नंबर, देश सेवा खातिर तैयार करना चाहता है, तैयार रहो हमेशा देश सेवा के लिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? देशिक प्रगति खातिर एकजुट रहे, देश की प्रगति खातिर एकजुट मिलकर सबको रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टाई सही है। तो चलिए चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन पे, माटी शीर्षक कविताएं केकर महात्म कह गिर है। माटी शीर्षक जो कविता है ये किसका महत्व के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमिका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमिका महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? दहेज सामाजिक कारिख कविता के लिखल होतो। दहेज जो है, दहेज कहानी सामाजिक करिखा, दहेज कहानी सामाजिक करिखा कहानी कविता कौन लिखा है? यह कविता दहेज सामाजिक करिखा कविता कौन लिखा है?
तो लिखा है ये आपका विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विनोद कुमार इसका आंसर हो जाएगा। माटी और संस्कृति कविताएं केकर महात्म के उखड़ावल गेल है। माटी और संस्कृति कविता केकर महात्म का उखड़ाया गया है, किसका महात्म का उखड़ाया गया है? झारखंडिक माटी का, झारखंडिक माटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, झारखंडिक माटी का। माटी और संस्कृति कविताएं माटी और संस्कृति की संबंध उखड़ावल गेल है। माटी और संस्कृति कविता जो है, माटी कौन सा संस्कृति को बाहर कर रहा है, उजागर कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। माटी और संस्कृति पिठिया बहिन है। माटी और संस्कृति क्या? माटी और संस्कृति पिठिया बहिन है। 61 क्वेश्चन क्या है? नारी कविताएं जॉनी और मर्देक बीच की संबंध उखड़ावल गेल है। नारी कविता में जॉनी और मर्द के बीच क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, जॉनी और मर्द एक दूसरे के पूरक है। जॉनी और मर्द एक दूसरे का पूरक है, जॉनी और मर्द एक दूसरे का पूरक है, ये कहा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नारी शीर्षक कविताएं केकर महात्म उखड़ावल गेल है। नारी शीर्षक में जो है कविता में ये किसका बारे में, महात्म के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नारी शक्ति का। नारी शक्ति का बारे में बताया गया, नारी शक्ति का, नारी शक्ति बताया गया है। 63 क्वेश्चन चलिए चलते हैं। 63 क्वेश्चन क्या है? खोंडल कविताएं केकर दशा के उखड़ावल गेल है। खोंडल जो कविता है उसमें किसकी दशा के बारे में बताया गया है? खोंडल कविता में किसकी दशा के बारे में बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भिखमंगा। भिखमंगा के बारे में बताया गया है, भिखमंगा के बारे में बताया गया है। खोंडल कविता में किसकी दशा के बारे में बताया गया है? भिखमंगा की दशा के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? खोंडल कविताएं कवि की उखड़ावे कोशिश कर है। खोंडल कविता में कवि क्या उजागर करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है खोंडल कविता में? तो ये बोलना चाहता है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के बारे में बताया जा रहा है। किसानिक जिंदगी कविताएं कवि की कहे खोज है। किसानिक जिंदगी की जो कविता है उसमें कवि क्या कहने के लिए खोज रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कवि किसानिक जिंदगी का कविता में? तो कवि बोलना चाह रहा है इसमें कि किसानिक धाम के आज कीमत नहीं मिल रहे। किसान का जो धान होता था उसको कीमत सही नहीं मिलता था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, किसानिक जिंदगी बड़ी कष्टदायक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, उसको सही दाम नहीं मिलता था अपना धान का और बड़ी कष्टदायक था उसका ज़िंदगी किसान का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 हो गया, 66 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे। 66 क्वेश्चन पे क्या है? मम्मी पापा कविताएं कवि की कहे खोजे। मम्मी पापा जो कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें कवि कहना चाहता है कि अनठिकाने नकलता बजाय लगे। अनठिकानी नकल बजाय लगे मतलब कि दूसरा का नकल नहीं करना चाहिए, दूसरा का नकल नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा कविता में कहा गया है, इस कवि ने कहा है इस कविता में। मम्मी पापा कविता में कवि ने कहा है कि दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए, उससे दूर बचकर रहना चाहिए।
रेमन कविताएं की संदेश दे गए। रेमन जो कविता है उसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है? रेमन कविता में कवि संदेश देना चाहता है कि मन के बेसी बहके का बजाय हवे पारे, मन को बेसी ज़्यादा बहकने से बचाना चाहिए, मन के उड़ते रहे चाहिए, मन को हमेशा उड़ते रहने देना चाहिए, मन को एकदम उड़ने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मन खिदारे नाय करे चाहिए, मन खिदारे नाय करे चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टाई सही है, सॉफ्टाई सही। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? जुआन और किसान कविताएं कवि की कहे खोज करता। जुआन और किसान कविताएं में कवि की क्या कहने के लिए बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है कवि इसमें कवि बोलना चाह रहा है कि जुआन और किसान एक कांधे देश मान टिकल है, माने कि जुआन और किसान पे ही पूरा देश टिका हुआ है, उसी के कंधे पे पूरा देश टिका हुआ है। जुआन और किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा, इन्हीं दोनों पे पूरा देश हमारा टिका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु कविताएं की हुआ गई है। वर्षा ऋतु जो कविता है इसमें क्या कहा गया है? वर्षा ऋतु कविता में कहा गया है कि पानी बरसल बाद रोके और जीव जंतु के हुरास के। पानी बरसने के बाद जो आम जन आदमी का, जो जंतु का, जितने भी जानवर जंतु है जंगल में, उसका हुरास का ठिकान नहीं रहता, बहुत खुश होते हैं वो। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंदगी एक मजूरा जो कविता है इसमें क्या कहा गया है? जिंदगी एक मजूरा के कविता में कहा गया है कि मजूरा दुर्दशा के बारे में बताया गया है, मतलब मजदूर जो रहता है उसका दुर्दशा के बारे में बताया गया है, मजदूर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। बोनेक डाक कविता की संदेश दिया गया है। बोनेक डाक कविता में क्या संदेश दिया गया है? बोनेक डाक कविता में दिया गया है कि वन बचले मनुख और जीव जंतु नीचे सूखे रहे पालतो। मैंने वन अगर बचा रहेगा, जंगल झाड़ का बचाव रहेगा, तभी मनुष्य और जीव जंतु भी बचा रहेगा। अगर वन ही नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। कवि विनोद कुमार करिया हीरा केकरा कहल हतो। कवि जो है विनोद कुमार करिया हीरा किसको बोलता है? तो कवि हीरा बोलता है ऑप्शन नंबर सी, कोयला को कवि हीरा बोलता है। कोयला को कवि हीरा बोलता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको सोन माटी का जितने भी कहानी और कविता है टोटल मैंने करवा दिया है, तो इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।